थ्री। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ना दैट इज प्योर पेरियम एंड इट इज चैप्टर नंबर, मुझे देखने दें कौन सा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 15। स्टार्ट इसको यहाँ से करना है, प्योर पेरियल डिसऑर्डर्स उसने बताए हुए हैं। हाइपरटेंशन की बात सबसे पहले करता है, वो कहता है कि जो वुमेन को हाइपरटेंशन होती है या प्री क्लैम्शिया हो चुका होता है डिलीवरी में, उनको डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा मोनिटर किया जाता है, सिग्निफिकेंट मोनिटरिंग की जाती है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है तो उसके बाद उनको लेस अटेंशन दी जाती है, ड्रग्स वगैरह नहीं देते, सही से मॉनिटरिंग नहीं करते। हालांकि फर्स्ट वीक तक जो है ना सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है। अच्छा ये एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये आपको मैंने पढ़ानी तो यही टॉपिक्स है, लेकिन स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है ना वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है प्योर पीरियम की, वो आपने करनी है कि 6 वीक पीरियड फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जब पूरी हो गई है, लेबर पूरी हो गई है, उससे लेकर 6 हफ्तों तक जो पीरियड है उसको प्योर पीरियम कहते हैं। और ये जो है ना वो स्पेशली डेंजरस पीरियड होता है मैटरनल डेथ के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, और वल्नरेबल होता है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के लिए भी। फिर आगे उसने बात जो की वो यूट्राइन इन्वोलेशन की हुई है, यूट्राइन इन्वोलेशन, जेनिटल ट्रैक चेंज, लोकिया, ये जो है ना माइनर से टॉपिक्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। यूट्राइन इन्वोल्यूशन की बात ये करता है, यूट्राइन इन्वोल्यूशन ये होता है कि जो थ्रू द प्रेगनेंसी और डिलीवरी यूट्रस का साइज इतना बढ़ गया था, 1 kg तक चली गई थी यूट्रस का वेट, अब उसने वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आना है, नॉर्मल स्टेट में वापस आना है, और उसका वेट जो है वो लेस देन 100 ग्राम हो जाएगा। तो इमीडिएटली आफ्टर यूट्रस जो है वो यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है वो यूट्रस इतना ऊपर गई होती है कि अम्ब्लाइकस से सिर्फ 4 सेंटीमीटर नीचे उसका फंडस पड़ा होता है। और अगर हम सिम्फिसिस प्यूबिस के हिसाब से देखें तो 12 सेंटीमीटर अबव द सिम्फिसिस प्यूबिस फंडस होता है। फिर 2 वीक्स के बाद यूट्रस जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर पैल्पेबल ही नहीं होती, यानी सारी वो पेल्विस में वापस जा चुकी होती है। तो उसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। इन्वोल्यूशन होती कैसे, ऑटोलाइसिस होता है, जो मसल सेल्स हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है उसकी डाइजेशन हो जाती है, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है। नंबर ऑफ मसल सेल पे तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट हो जाता है, साइज कम हो जाता है। अब वो कह रहा है कि जो प्रोटीन बनती है ऑटोलाइसिस की वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाती है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। इन्वोल्यूशन जो है वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज की वजह से एक्सेलरेट होती है। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा, जब फीमेल जो है ब्रेस्ट फीड करवाएगी। अब उसने फिगर 15.1 में दिखा दी है कि ए पार्ट में क्या है कि डे 1 है अभी डिलीवरी के बाद, तो आप देखिए कि एम्ब्लाइकस से सिर्फ 4 सेंटीमीटर नीचे तक फंडस है और सिम्फिसिस प्यूबिस से काफ़ी ऊपर है। फिर जो बी है वो डे 14 है, यानी 2 वीक्स गुजर गए हैं, अब यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। डे 7 से डे 14 है, यानी एक वीक गुजरा है। और जो सी फिगर है ना उसमें 2 वीक गुजर चुके हैं, 2 से 3 वीक, तो उसमें देखें यूट्रस बिल्कुल भी पाल्पेट नहीं होगी। अच्छा अब बात करते हैं जी जेनिटल ट्रैक चेंजेस के। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का और सर्विक्स का, उसमें चेंजेस आते हैं, थोड़ी बहुत सर्वाइकल लेसरेशंस भी आ सकती हैं। सर्विक्स जो है ना पहले जब डिलीवरी के फ़ौरन बाद कुछ दिन तक 2 फिंगर जो है वो सर्विक्स में एडमिट हो सकती हैं, फिर फर्स्ट वीक गुजरेगा तो सर्विक्स थोड़ी नैरो हो जाएगी, अब सिर्फ एक फिंगर जा सकती है अंदर, और सेकंड वीक के एंड तक सर्विक्स बिल्कुल इंटरनल लॉस बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक्सटर्नल लॉस उसका फिर खुला रहता है परमानेंटली डिलीवरी के बाद, उसमें करेक्टरिस्टिक फनल शेप आ जाती है सर्विक्स की। लोकिया जो होता है ये ब्लड स्टेन यूट्राइन डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद, ब्लड होता है इसमें, नेक्रोटिक डेसिडुआ हो सकती है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं ना वो डिलीवरी के बाद, उसमें लोकिया रेड कलर में आता है, तो उसको लोकिया रबरा कहते हैं। फिर आस्ते आस्ते इसका कलर पिंक हो जाता है, एंडोमेट्रियम जब बनती रहती है, क्योंकि अभी डेसिडुआ जो थी ना वो उसकी शेडिंग हो रही है, फिर डेसिडुआ के बाद जो बेजल लेयर एंडोमेट्रियम की वो सारी एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर देगी, तो एंडोमेट्रियम जब आ जाएगी तो डिस्चार्ज थोड़ा पिंक हो जाएगा, फिर एट द एंड डिस्चार्ज सीरस हो जाएगा जिसको लोकिया सिरोजा कहते हैं, और अल्टीमेटली डिस्चार्ज येलो व्हाइट हो जाएगा जिसको लोकिया एल्बा कहते हैं। ये 1 मंथ तक जो है ना फिर वो आएगा डिस्चार्ज। अगर परसिस्टेंट रेड ही डिस्चार्ज आता है, जो कि हमने कहा था कि सिर्फ फर्स्ट फ्यू डेज रेड आएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिंक और सीरियस हो जाएगा, लेकिन अगर किसी फीमेल को परसिस्टेंट रेड डिस्चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन हो सकता है कोई, या कोई प्लेसेंटल टिश्यू का पीस जो है ना वो अंदर रह गया, और ये पोस्टमार्टम हेमरेज कॉज करवा सकता है। ये 2-3 टॉपिक्स करने थे, अब आपको रिकवरी वाले करने की जरूरत नहीं है, अब आप वापस आ जाएं हाइपरटेंशन पे, कि हाइपरटेंशन जो है वो फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए जो इक्लैम्शिया की फीमेल होती है उनको पोस्ट नेटली हाफ ऑफ द जो फीमेल होती है उनको फिट्स आते हैं इस वीक में। फर्स्ट 24 आवर तक तो आपने उस फीमेल को आईसीयू में रखना है अगर उसको सीवियर प्री क्लैम्शिया था, और उसका बीपी कंट्रोल करना है। और अगर माइल्ड से मॉडरेट प्री क्लैम्शिया था तो उसको फिर आईसीयू में ना रखें, वार्ड में ही रख लें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो आपने प्रेगनेंसी में शुरू करवाई थी वो बाद में भी देनी है, और बीपी का टारगेट भी वही रह गया कि 150 से कम हमने रखना है। 1 to 2 वीक्स तक उसने अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो लेबिटालोल थी, निफिडिपिन थी, उसको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद जब वो घर भी चली गई है तब भी उससे अपना बीपी चेक करते रहना है, एवरी 2 डेज उसे अपना बीपी चेक करना है। ठीक है, चलें उसके बाद सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा जब हमने लोकिया की बात की कि अगर रिटेन प्रोडक्ट रह जाए प्लेसेंटा के तो सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज करवा देते हैं। यूजुअली ये ना 7 से 14 डेज के दरमियान सबसे कॉमन है। कॉज इसका ये कि एंडोमेट्राइटिस हो जाए या कोई प्लेसेंटा के टिश्यू अंदर रह गए। एंडोमेट्राइटिस जब होता है ना तो कॉन्स्टेंटली लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, यूट्रस टेंडर हो जाती है, और जब एग्जामिनेशन करते हैं तो इंटरनल रोस्ट बंद होता है। लेकिन जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से, यानी प्लेसेंटा के कोई प्रोडक्ट अंदर रह गए उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उस वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, उसमें जो पेन होगी वो लोअर एब्डोमिनल
ही होगी लेकिन क्रैम्पी पेन होगी। यूट्रस जो है वो उसका साइज़ बड़ा होगा और इंटरनल वॉल्स जब आप एग्ज़ामिन करेंगे तो ओपन होगा। ठीक है। और बाज़-औक़ात जो है वो थर्ड स्टेज प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की भी हिस्ट्री मिलती है और प्लेसेंटल टिश्यू भी पास कर सकता है, उसके पैसेज की भी हिस्ट्री मिलती है कि बिट्स की फॉर्म में उसके जो पीसेज़ हैं वो पास करते रहते हैं। तो ये भी हिस्ट्री साथ मिल सकती है, उससे आपका माइंड बन सकता है कि प्लेसेंटल टिश्यू रिटेन है, इसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। और एंडोमेट्राइटिस में मैंने बता दिया कि लोअर एब्डोमिनल पेन होती है और टेंडर यूट्रस होता है लेकिन सर्वाइकल ओस बंद होता है। अब वो आगे बता रहा है कि अगर एंडोमेट्राइटिस हो या रिटेन प्रोडक्ट हो कोई भी हो, ये फर्दर इन्फेक्शन करवा देते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से फीवर, पंजर, टोकिया यानी स्मेल आना शुरू हो जाती है, यूट्राइन टेंडरनेस हो जाती है और जो भी फीमेल होगी उसको आपने सर्कुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, फ्लूइड देना है, ब्लड देना है, ऑक्सीटोसिस यानी एर्गोमेट्राइन जो कि हमने पोस्टपार्टम हैमरेज देखा था ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज में, उसमें भी हम ये दे रहे थे। सेकेंडरी पोस्टपार्टम में भी देनी है और यूट्रस इवैक्यूएशन करवा देनी है। अगर प्लेसेंटल टिश्यू है अंदर तो आपने एंटीबायोटिक जरूर देनी है क्योंकि प्लेसेंटल टिश्यू जो है ना ये बहुत अच्छा मीडियम मिलता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को, वो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसीलिए आपने एंटीबायोटिक जरूर देनी है अगर प्लेसेंटल टिश्यू अंदर मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं। वो कह रहा है कि नॉर्मली हर डिलीवरी के बाद यूट्रस में थोड़ा बहुत डेब्रिस, क्लोट और फ्लूइड पड़ा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिटेन प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई खास डायग्नोसिस आपका नहीं बन रहा, आपको नहीं समझ आ रही कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है, आपने फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करना है और एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स भी देनी है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये पोस्टपार्टम हैमरेज का मैनेजमेंट हो गया, फीमेल को रिससिटेट किया और हमने जो है ना वो यू, 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 क्या था यूट्रोनिक यूट्रोनिक एजेंट्स दिए, यूट्रस की इवैक्यूएशन करवाई, एंटीबायोटिक्स दी, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किया, अगर डायग्नोसिस नहीं बना तो एंटीबायोटिक्स दी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक पॉलिसी की। ये क्या होता है कि ट्रोमैटिक न्यूराइटिस भी इसको कहते हैं। इसमें ना होता है कि लोअर लिम्स जो है में मोटर या सेंसरी न्यूरोपैथी आ जाती है कि डिलीवरी हुई उसके बाद लोअर लिम्स के मोटर का मसला हो गया, चला फिरा नहीं जा रहा या सेंसेशन का खराब हो गई। अब जो है ना इसमें सिकैटिक पेन भी शुरू हो सकती है, फुट ड्रॉप भी हो सकता है, पैरेस्थीसिया के साथ भी फीमेल आ सकती है, मसल वेस्टिंग के साथ भी, सेंसरी सिम्टम के साथ भी आ सकती है, प्राइम मोटर सिम्टम के साथ भी आ सकती है। होता ही असल में इसलिए कि जब डिलीवरी हो रही थी जो फीटस का हेड है उसने कंप्रेस किया या स्ट्रेच कर दिया नर्व्स को, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस को, उसकी वजह से ये न्यूराइटिस हो रहा है। और जो है ना ये यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर बहुत लंबी लेबर चली हुई ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो तो उस केस में फिर ये ज़्यादा देखा जाता है ट्रोमेटिक न्यूराइटिस जो है। और वो कह रहा है कि अगर नॉर्मल लेबर के बाद किसी को ये मसला हो रहा है यानी ऑब्स्ट्रक्टेड भी नहीं थी लेबर, प्रोलॉन्ग भी नहीं थी, नॉर्मल लेबर थी लेकिन फिर भी ये मसला हो रहा है, तो तब आपने बाकी सारी चीज़ों को रूल आउट कर लेना है। कहीं लंबोसैक्रल डिस्क तो स्लिप नहीं हुई, कहीं जो है ना वो एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया दिया था उसकी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, फिर आपने उन चीज़ों को भी रूल आउट कर लेना है। अब वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात पेरोनियल नर्व पाल्सी भी हो जाती है। वो ये होता है कि जो नर्व है पेरोनियल नर्व वो कंप्रेस हो जाती है हेड ऑफ फिब्युला और लिथोटमी पोल के दरमियान। मतलब अगर आपने फीमेल को ज़्यादा देर एग्जैजरेटेड लिथोटमी पोजीशन में रखा है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के लिए, उसकी ज़्यादा जो है ना वो लिथोटमी पोजीशन एग्जैजरेट की है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि पेरोनियल नर्व भी कंप्रेस हो सकती है। अगर पेरोनियल नर्व की कंप्रेशन होगी तो यूनिलेटरल फुट ड्रॉप के साथ फीमेल आएगी। और अगर फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप हुआ है तो वो यूजुअली स्फिंक्टर डैमेज की वजह से डेवलप होता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज सिम्फसिस प्यूबिस डायस्टेसिस, यानी जो सिम्फसिस प्यूबिस है उसकी सेपरेशन हो गई है। ये यूजुअली डिलीवरी के बाद जो है ना वो होता है। अगर डिलीवरी फोर्सेप डिलीवरी करवाई हो या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हुई हो या थाई की सीवियर अबडक्शन करवाई हो, उस वजह से ये ना सेपरेशन हो जाती है। इसमें सिम्फिजियल पेन शुरू हो जाती है, वेट बेरिंग से ज़्यादा पेन होती है, वॉकिंग से भी पेन होती है, वेडलिंग गेट होती है पेशेंट की, प्यूबिक टेंडरनेस भी हो सकती है, उस जगह पे आपको इंटरप्यूबिक गैप भी मिलेगा। फीमेल को आपने एडवाइस करना है बेड रेस्ट करें, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देने हैं, फिजियोथेरेपी करवानी है और उसको जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेल्विस की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। ये इसका आसान सा ट्रीटमेंट है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात करें तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में देखा था कि फीमेल में, प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत इसकी ज़्यादा ना रेट होता है। तो जो मेजर इसका वो कह रहे हैं कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होते हैं वो प्योर पेरियम पीरियड में होते हैं यानी डिलीवरी के बाद होते हैं और स्पेशली अगर सी सेक्शन हुआ तब इनका रिस्क और बढ़ जाता है। हमने सी सेक्शन की कॉम्प्लिकेशन में भी देखा था कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, इसलिए आप प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो और अगर आपने डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप फुल एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपने कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड भी करनी होती है जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन हमने उसमें भी पढ़ी थी कि अगर प्रेगनेंसी में भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हम सस्पेक्ट करें तो हम कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड करते थे और अगर ये नेगेटिव आती थी तो हम फीमेल को रीअश्योर करवा देते थे कि एज क्लिनिक सस्पिशन कम हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लंग स्कैन भी कर सकते हैं और अगर आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करो आप लंग स्कैन भी कर सकते हो। बाकी वो कह रहे हैं इसकी मैनेजमेंट हमने आपको ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में बता दी है कि अगर तो आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपने पेशेंट को फैसिलिटेटेड हेपरिन आईवी देनी थी और फिर आपने स्कैन करवा के देख लेना था। अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म था तो फिर जो है ना थ्रोम्बोलिसिस करवानी थी या फिर आपने जो है ना वो सर्जिकल प्रोसीजर करना था थ्रोम्बोस को निकालने के लिए। फिर पेरिपेक्सिस आ जाता है, पेक्सिस नहीं है पायरेक्सी है। अच्छा, ज़्यादा जब मैं ये ज़्यादा बोलती हूँ ना ऐसे नॉन स्टॉप तो उस वजह से मेरी फिर बहुत आगे पीछे लफ्ज़ होते हैं, टंग स्लिप होती है। तो उस चीज़ में ना जो
आपने क्लियर रखना है कि जो बुक पे टर्म लिखी है ना वो ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो गलत हो सकती है। अच्छा, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, तो टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या इससे भी ज़्यादा हो, 39 40 तक चला जाए 2 ऑफ द फर्स्ट 10 डेज में, तो उसको फिर कहते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन तक बुखार हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उसको जो है ना प्योर पेरियल पायरेक्सिया का नाम दिया जाता है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर पायरेक्सिया और साथ टैकीकार्डिया भी हो तो फिर हमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर सिर्फ माइल्ड सा टेम्परेचर ही रहेगा तो हम पेशेंट को ये शुरू करवा देते हैं कि ऐसा मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर है और साथ टैकीकार्डिया भी है तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम देखेंगे कहीं वोंड का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। और जो इसकी कॉमन साइट्स होती हैं, चेस्ट में कोई मसला होता है या थ्रोट का या ब्रेस्ट का या यूटीआईज का या पेल्विक ऑर्गन का या सिजेरियन जो वोंड है, पेरिनियल पे अगर कोई टीयर दिया था उसका कोई वोंड है या लेग्स का, इन सब जगह पर हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये पायरेक्सिया हो रहा है। फिर चेस्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। चेस्ट कॉम्प्लिकेशन यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया कर दिया हो तब होती हैं। एटिलेक्टेसिस हो जाता है। एटिलेक्टेसिस जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है, फीवर के साथ पेशेंट आता है और फिर हम उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी से इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। एस्पायरेशन निमोनिया, मेंडलसन सिंड्रोम की वजह से भी चेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसको तब सस्पेक्ट करना है कि अगर स्पाइकिंग टेम्परेचर आ रहा है और साथ मतलब बुखार बहुत तेज हो रहा है और साथ वीजिंग, डिस्निया, हाइपोक्सिया का एविडेंस है, तो फिर वो क्या होगा, एस्पायरेशन हो गई, एस्पायरेशन निमोनिया हो गया, मेंडलसन सिंड्रोम हो गया। तो ये जो चेस्ट कॉम्प्लिकेशन है यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया के बाद होती हैं। नेक्स्ट वो बात करें जी प्योर पेरियल सेप्सिस की, कि जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं डिलीवरी के बाद, उन्हें प्योर पेरियल सेप्सिस का नाम दिया जाता है। ये जो है ना, पहले इसको मिल्क फीवर या पेरियल फीवर या चाइल्ड बेड फीवर भी कहा जाता था। अब इसकी टियोलॉजी पर आ जाएं कि टियोलॉजी की होती है कि डिलीवरी के बाद जो नेचुरल बैरियर थे इन्फेक्शन के वो हमने ज़्यादा रिमूव कर दिए हैं, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली असेंड कर जाएंगे, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से ऊपर चले जाएंगे, यूट्राइन कैविटी में चले जाएंगे, इन्फेक्शन करवा देंगे। और अगर तो अंदर प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, कोई प्लेसेंटा के रिटेन प्रोडक्ट हैं या ब्लड क्लॉट हैं, तो वो बड़ा एक्सीलेंट कल्चर मीडियम होते हैं, बहुत इजीली माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन करवा देते हैं। और जो प्लेसेंटा जिस जगह से सेपरेट हुई है वो एज अ वोंड एक्ट कर रहा होता है, एक ओपन वोंड है जहाँ से इजीली बॉडी में एंटर कर जाएंगे ऑर्गेनिज्म और सेप्सिस करवा देंगे। ठीक है। जेनिटल ट्रैक्ट की जो लेसरेशन होती है, यूट्रस की लेसरेशन या सर्विक्स की लेसरेशन जो कि कॉमन है, या वजाइना की लेसरेशन, ये भी जो है ना इन्वॉल्व हो सकती है, इनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आगे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि एरोब्स भी हो सकते हैं, एनारोब्स भी हो सकते हैं, मिसलेनियस भी हो सकते हैं। एरोब्स में ग्राम पॉजिटिव में बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, इसमें ग्रुप ए भी है, बी भी है, डी भी है, स्टेफ एपिडर्मिडिस आ जाता है, स्टेफ एओरियस भी आ जाता है, स्टेफ स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस आ जाता है, ग्राम नेगेटिव में इकोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सिला, सूडोमोनास, प्रोटियस, ये यही सबसे कॉमन होते हैं ना इन्फेक्शन में, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में भी, तो वही वाले सारे बैक्टीरिया हैं। और एनारोब्स में क्या है, एनारोब्स में जो है वो पेप्टोकोकस है, पेप्टोकोकस, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरियोइडस है, मिसलेनियस में क्लेमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा है। और जो रिस्क फैक्टर है कि किन को इन्फेक्शन होगा, अगर कोई ओबीस है, फीमेल डायबिटीज है उसको, एचआईवी है, कोरियम नोनाइटिस उसको हुआ था, रप्चर मेम्ब्रेन का बहुत देर तक रहा है क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा इजीली ऑर्गेनिज्म असेंड कर जाते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज हुआ था। अब ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी कि एंटीनेटल सेप्सिस में भी तकरीबन यही रिस्क फैक्टर थे, कि बल्कि तकरीबन नहीं, यही रिस्क फैक्टर थे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है फीमेल, उसको डायबिटीज है, उसको जो है ना वो सर्वाइकल सर्कलाज हुआ है, तो यही चीज़ें यहाँ पर है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर है उसकी, इसमें ये इंटर हो जाता है क्योंकि ये पोस्टपार्टम है, तो वो जो थी वो एंटीपार्टम थी, उसमें लेबर का जिक्र नहीं था। इसमें अगर प्रोलॉन्ग लेबर है या मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन किए गए हैं लेबर के दौरान, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाई है, सी सेक्शन हुआ था, प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव किया है, ट्रैक्शन से रिमूव नहीं किया, मैनुअली रिमूव किया है, या रिटेन प्रोडक्ट है कंसेप्शन के, तो ये सारे इंट्रापार्टम कोजेज हैं। बाकी जो एंटी नेटल या अंडरलाइन कंडीशन है वो एंटी नेटल सेप्सिस से रिलेटेड ही हैं। जो इंट्रापार्टम कोजेज हैं इसके, वो इसको सेपरेट करते हैं ऑब्स्टेट्रिक सेप्सिस से, कि उसमें जो थी वो इंट्रापार्टम वाली नहीं थी, इसमें इंट्रापार्टम है कि प्रोलॉन्ग लेबर, विजाइनल एग्जामिनेशन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, सी सेक्शन। ठीक है। इसे कंपेयर करके करेंगे ना तो हमें याद रहेगा। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन करें, अच्छी सर्जिकल अप्रोच यूज हो, एसेप्टिक टेक्निक यूज हो। अगर सी सेक्शन करें, क्योंकि सी सेक्शन इसका एक रिस्क फैक्टर है, सी सेक्शन में बहुत चांसेस होते हैं सेप्सिस होने के पोस्टमार्टम, तो उस केस में आपने जो है प्रोफाइलेक्टिक पेशेंट को एंटीबायोटिक जरूर देनी है। ये हमने सी सेक्शन के मेथड में भी देखा था कि बिफोर इंसिजन उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दी जाती है। सिंगल जो है ना वो डोज आपने एंटीबायोटिक को मोक्सिक्लेव की या सेफ्रोस्पोरिन की या मेटानोडाजोल के साथ मिलाकर आपने दे देनी है स्किन इंसिजन से भी पहले, और बाद में भी हमने इसको थोड़ी देर के लिए चलाना है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। प्रेजेंटेशन के लिए उसने आगे ना टेबल बनाया हुआ है, दो बॉक्स बनाए हुए हैं, सिम्टम्स और साइंस के। सिम्टम क्या हो गए, मलेज, हेडेक, फीवर, राइगस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग, डायरिया, ऑफेंसिव लोकिया, मतलब वो जो लोकिया नॉर्मली डिस्चार्ज होना था वो स्मेली हो गया है, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज हो गया है, क्योंकि अगर रिटेन अंदर प्रोडक्ट पड़े ना प्लेसेंटा के तब भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसकी वजह से भी पोस्टमार्टम हैमरेज भी शुरू हो जाता है। साइंस इसके होंगे पायरेक्सिया, टैकीकार्डिया, यूट्रस जो है वो टेंडर होगी, वोंड इन्फेक्टेड हमें नजर आएगा, पेरिटोनिज्म, पैरालिटिक एडियस हो सकता है, और यही है, पेल्विक एब्सेस बन सकती है। ठीक है।
सिम्पटम्स में राइगर्स एंड चिल्स भी हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि एब्सेस के साथ राइगर्स एंड चिल्स होते हैं, तो ये इसके सिम्टम्स एंड साइंस हैं। और उसके बाद अगर इसके स्प्लिट की बात करें तो पहले तो इस इन्फेक्शन असेंड करता है, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से ये जाता है ऊपर यूट्रस तक, फिर ये फ्लोपियन ट्यूब से गुजरकर इवन ओवरीज तक भी जा सकता है, सल्पिंजोफ्राइटिस भी करवा सकता है, फिर पेरिटोनियम तक जाके पेरिटोनाइटिस भी करवा सकता है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस भी करवा सकता है, पाल्विक एब्सिस भी बन सकती है। फिर अगर इसको देखा जाए तो ये डायरेक्टली मायोमेट्रियम पैरामीट्रियम तक जाके एंडोमेट्राइटिस या पैरामीट्राइटिस भी करवा सकता है। फिर ये ब्लड के जरिए से स्प्लिट करके डिस्टेंट साइड तक भी जा सकता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा तक जा सकता है, ओवेरियन वेसिस तक जा सकता है, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवा सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिक शोक, ये सब कुछ करवा सकता है अगर ब्लड में इंटर हो गया तो। मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, फुल ब्लड काउंट करवाएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे पेशेंट का, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह हम देख रहे हैं। ब्लड कल्चर, क्योंकि इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना ब्लड कल्चर, उसका स्वैब ले लेना है वजाना से, इन्फेक्टेड वोन का कल्चर करवा लेना है, अल्ट्रासाउंड करनी है, क्लोटिंग स्क्रीन करवानी है, ब्लड लैक्टेट लेवल, आर्ट्रियल ब्लड गैस। और देखिए हमने वो वाली जो सेप्सिस देखी थी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी में, उसमें भी हम ब्लड लैक्टेट लेवल करवा रहे थे, उसमें भी एबीजीज करवाने थे, उसमें भी जो है ना कल्चर करवाना था, उसमें भी फुल ब्लड काउंट, इन्वेस्टिगेशन भी तकरीबन वैसी ही है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करना है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है, आईवी, अगर ज़्यादा सिवियरिटी है तो आप आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे। अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो ना तो साथ शॉक हो जाना है पेशेंट को, सेप्टिसीमिक शॉक या एंडोटॉक्सिक शॉक, ठीक है, जो एंडोटॉक्सिन बना रहे होते हैं ना बैक्टीरिया, उनकी वजह से शॉक हो जाता है, तो उस केस में आपको उसको परफ्यूजन भी देनी पड़ी है, उसको रिसस्टेट भी करना पड़ सकता है, एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आईवी फ्लूइड्स भी देने हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपने शॉक को भी मैनेज करना है। फिर उसमें आगे नेक्रोटाइसिक फिसाइटिस की बात की है कि रेयर इन्फेक्शन है लेकिन फैटल इन्फेक्शन है, इसमें स्किन, फेशियल, मसल सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। शुरू जो पेरिनियल टीयर से होता है, जो पेरिनियल टीयर था उसमें से शुरू होगा, या एपिसियोटमी का टीयर था उसमें से शुरू होगा, या सी सेक्शन का वोन था वहां से शुरू होगा, फिर ये मसल्स में, फेशिया में इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बटक्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, थाई और लोअर एब्डोमिनल वॉल तक जा सकता है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंडिस प्रीडोमिनेट है, और इसमें जो है ना जनरल साइज, आपको जनरल साइंस मिलते हैं इन्फेक्शन के, और साथ एक्सटेंसिव नेक्रोसिस मिलती है, क्रैपिटस मिलता है, इन्फ्लेमेशन मिलती है। जब आप वोन को देखोगे वहाँ क्रैपिटस होगा, बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो गया है। फिर इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक देने से या रिससिटेट करने से बात नहीं बनेगी, इसमें आपको पूरे नेक्रोटिक टिश्यू को डिब्राइड करना है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर उसको डिब्राइड करना है, फिर आपने जो पेशेंट को रिससिटेट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, फिर वो ठीक होगा, और फिर जहाँ पे डिब्राइड किया वहाँ पे आपको स्किन ग्राफ्ट भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मैनेजमेंट है, मुझे पता है मैं बहुत ब्रीफ बता रही हूँ, यहाँ पे लिखी भी ब्रीफ हुई है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जनरल सर्जरी में भी करके आ चुके हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अब तक आपको खुद से क्लियर कट पता है कि अगर पेशेंट आपके पास सेप्सिस के साथ आ गया है तो एक तो वो शॉक में होगा, शॉक को मैनेज करना है, दूसरा उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, कल्चर उसके एंटीबायोटिक्स देने से पहले करवा लेने हैं, चौथा जो है वो आपने उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सारी आप लोगों को पता है। अब अगर नेक्रोटाइजिंग फाइटिस है तो डिब्राइडमेंट करनी है, नेक्रोटिक जो टिश्यू है उसको रिमूव करना है, डिब्राइडमेंट के बाद आपको वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये वाले डिसऑर्डर खत्म होते हैं। अब आगे जो हमने डिसऑर्डर्स की बात करनी है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसको फिर नेक्स्ट वॉइस नोट में करते हैं।